क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स देखकर अगर आप सोच रहे हो कि बहुत सारी कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ गया, तो मैं सच बोलूं, आप गलत जगह देख रहे हो। असली सवाल ये नहीं है कि प्रॉफिट बढ़ा या नहीं। असली सवाल ये है कि कौन सी कंपनी का बिजनेस जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल पर चला गया है। आज इस वीडियो में मैं दो ऐसी कंपनीज के बारे में बात करूंगी जिन्होंने क्वार्टर 3 में बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं। हम सिर्फ प्रॉफिट या हेडलाइन नंबर्स नहीं देखेंगे, बल्कि कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स को समझेंगे कि रेवेन्यू कहां से आ रहा है, ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं, और फ्यूचर में गेम कौन डोमिनेट कर सकता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने के बाद बोलते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर कंपनी लॉन्ग टर्म में भी डिलीवर करेगी। तो अगर आप ऐसे ही सीरियस इन्वेस्टर हो और क्वार्टर 3 की बेस्ट कंपनीज को फंडामेंटल्स के थ्रू समझना चाहते हो और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए एक समझदारी वाला डिसीजन लेना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक देखना। चलो शुरू करते हैं पहली कंपनी से, जो कि है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। नेटवेब टेक्नोलॉजीज बेसिकली एक इंडियन कंपनी है जो हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस बनाती है और टेक्नोलॉजी लीडर है इस एचसीएस स्पेस में। तो बेसिकली ये कंपनी ना नॉर्मल आईटी हार्डवेयर नहीं बनाती, बल्कि सुपर कंप्यूटर्स, एआई सर्वर्स, जीपीयू बेस्ड सिस्टम्स, प्राइवेट क्लाउड और एडवांस डेटा सिस्टम्स बनाती है। देखो इजी तरीके से समझाती हूँ। जब भी किसी डिफेंस प्रोजेक्ट, स्पेस रिसर्च या बड़ी आईटी कंपनी को बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेस करना होता है, या अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करना होता है, या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस चलानी होती हैं, तब नेटवेब के सिस्टम्स काम आते हैं। अब नेटवेब ना टोटल 6 तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देता है, बल्कि प्रोडक्ट और सर्विसेज बोलना गलत होगा, हम ये बोलेंगे कि 6 तरह के सॉल्यूशंस देता है, जिसमें सबसे पहले आता है एचपीसी यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम। आप सुपर कंप्यूटर समझ लो। देखो जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है कि नॉर्मल कंप्यूटर्स हैंग होने लग जाए, तब एचपीसी काम आता है। जैसे अगर लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस एक साथ करनी हो, तब नॉर्मल कंप्यूटर नहीं, एचपीसी चाहिए होता है। इसलिए एचपीसी का यूज होता है मौसम का फोरकास्ट निकालने में, डिफेंस और मिसाइल टेस्टिंग में, स्पेस रिसर्च में, साइंटिफिक और मेडिकल रिसर्च में। अब एक लाइन में अगर बताऊं, तो एचपीसी वो सुपर कंप्यूटर है जो नॉर्मल कंप्यूटर से कहीं ज्यादा तेज और पावरफुल होता है। अब दूसरा सॉल्यूशन जो नेटवेब देता है वो है प्राइवेट क्लाउड और हाइपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एचसीआई। एचसीआई एक ऑल इन वन बॉक्स सॉल्यूशन है जिसमें सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग, ये तीनों काम एक ही मशीन में हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो मान लो आपके ऑफिस में 3 कंप्यूटर्स हैं, जिसमें कि एक तो डेटा को स्टोर करता है, दूसरा इंटरनेट हैंडल करता है और तीसरा सॉफ्टवेयर रन करता है। तो आपको 3 अलग अलग मशीन्स यूज करनी पड़ती हैं, बट नेटवेब एक ऐसा सिस्टम बनाकर देता है जिसमें तीनों चीज एक साथ हो जाती है। तीसरा सॉल्यूशन जो नेटवेब प्रोवाइड करती है वो है एआई सिस्टम्स, जो कि आज के दिन नेटवेब का सबसे पावरफुल ग्रोथ इंजन है। इसमें नेटवेब जीपीयू बेस्ड एआई सर्वर्स बनाती है जो एआई मॉडल्स, मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई के काम आते हैं। ये सिस्टम एनवीडिया और एएमडी के लेटेस्ट जीपीयूज पर बेस्ड होते हैं और इंडिया में ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा 3 और प्रोडक्ट्स हैं, डेटा सेंटर सर्वर्स, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज सॉल्यूशंस और सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज फॉर एचसीएस ऑफरिंग्स, जो नेटवेब बनाता है। बट इन तीनों का कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यू में 2 से 3% से ज्यादा नहीं है। तो बेसिकली कंपनी का मेन फोकस एचपीसी, एससीआई और एआई सिस्टम्स पर ही ज्यादा है, और यही कंपनी के 3 ग्रोथ पिलर्स हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर्स दिखाने से पहले कंपनी का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखना बहुत जरूरी है, जो कि इस क्वार्टर में हाईलाइट हो रहा है। देखो नेटवेब ना अब सिर्फ एचपीसी या प्राइवेट क्लाउड बनाने वाली कंपनी नहीं रही, बल्कि क्लियरली एआई सिस्टम्स की तरफ शिफ्ट कर चुकी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एआई सिस्टम का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इस क्वार्टर में 64% है। और अगर मैं आपको इसका रेवेन्यू ट्रेंड दिखाऊं, तो पिछले साल 2025 में एआई सिस्टम्स का कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यू में सिर्फ 15% के आसपास था, लेकिन अब 2026 में एआई सिस्टम्स का शेयर 15% से सीधा जंप करके 48% हो गया है। मतलब कंपनी का लगभग आधा पैसा अब एआई से ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को एआई के अराउंड अलाइन कर रही है। एनवीडिया के साथ ओईएम पार्टनरशिप, जीपीयू बेस्ड एआई सिस्टम्स और मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें अब नंबर्स में क्लियरली दिख रही हैं। अगर मैं एआई सिस्टम्स के पिछले 4 साल के नंबर्स भी दिखाऊं, तो 2023 में एआई सिस्टम्स का रेवेन्यू 309 मिलियन था, 2024 में 799 मिलियन हुआ, 2025 में 1694 मिलियन और अब 2026 में सीधा 6704 मिलियन पर पहुंच गया है। बेसिकली पिछले 1 साल के अंदर अंदर रेवेन्यू 4 गुना हो गया। अब ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है। इससे क्लियर हो रहा है कि कंपनी ने एआई को अपना कोर ग्रोथ इंजन बना लिया है। अब सवाल ये है कि ये जंप आया क्यों?
तो क्वार्टर 3 में कंपनी ने ना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एआई ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है जो नेशनल लेवल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक्ड है और आगे भी कंपनी को ऐसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं क्योंकि कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेटवेब के पास 5000 मिलियन से ज्यादा की ऑर्डर बुक है, 17,000 मिलियन से भी ज्यादा के स्ट्रेटेजिक बिग टिकट ऑर्डर्स हैं और 40,000 मिलियन से ज्यादा की ऑर्डर पाइपलाइन है। इसका मतलब ये है कि जो एआई शिफ्ट हम आज नंबर्स में देख रहे हैं वो सिर्फ वन टाइम स्पाइक नहीं है, बल्कि आने वाले क्वार्टर्स में भी ये ट्रेंड दिख सकता है। अब देखते हैं कि कंपनी ने इस क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में अपना हाईएस्ट एवर इनकम और प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। क्वार्टर 3 में कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम 8,049 करोड़ रही, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ये सिर्फ 3,334 करोड़ थी, मतलब 141% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ये ग्रोथ सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि कंपनी का ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा और एआई सिस्टम्स जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स का शेयर रेवेन्यू में शार्पली इंक्रीज हुआ। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात नोटिस करने वाली ये है कि कंपनी की ग्रोथ एक ही सेक्टर या फिर एक ही क्लाइंट पर डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी के कस्टमर्स एजुकेशन, रिसर्च, स्पेस, डिफेंस, आईटी जैसे मल्टीपल सेक्टर्स से आते हैं। इस डाइवर्सिफिकेशन का फायदा ये होता है कि कंपनी का रेवेन्यू स्टेबल रहता है और जब एआई जैसे किसी एक सेगमेंट में बूम आता है तो कंपनी उससे और तेजी से ग्रो कर पाती है। अब आते हैं एबिटा मार्जिन पर। 2025-26 के क्वार्टर 3 में एबिटा मार्जिन 12.2% रहा, जो पिछले साल से थोड़ा कम हुआ है। कम होने का रीजन ये है कि लार्ज एआई ऑर्डर्स के इनिशियल फेज में मार्जिन्स थोड़े कम ही रहते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट कॉस्ट पहले आती है। लेकिन फिर भी काफी हद तक कंपनी मार्जिन्स को अभी भी सस्टेन कर पा रही है क्योंकि रिपीट कस्टमर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है। कंपनी का 80% से ज्यादा रेवेन्यू रिपीट कस्टमर्स से आता है और जब भी कस्टमर्स किसी कंपनी के साथ लंबे टाइम से जुड़े होते हैं तो रेवेन्यू अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता बल्कि काफी स्टेबल रहता है। नेटवेब के केस में भी ऐसा ही है, जहां कस्टमर्स ऑन एन एवरेज 5 साल से ज्यादा टाइम से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। इसी स्टेबिलिटी की वजह से कंपनी कॉन्फिडेंस के साथ स्केल कर पा रही है बिना मार्जिन्स को सेक्रीफाइस किए। क्वार्टर 3 में पैट 733 मिलियन रहा, जो पिछले साल के 297 मिलियन के कंपैरिजन में 147% ग्रो हुआ। यानी कि जो ग्रोथ हमने अभी टॉप लाइन में देखी वो डायरेक्टली बॉटम लाइन तक फ्लो हो रही है। ये सिर्फ तब होता है जब बिजनेस मॉडल ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग हो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये नंबर सिर्फ इसी एक क्वार्टर में अच्छे आए हैं तो ऐसा नहीं है। 2025-26 के फर्स्ट 9 मंथ्स का सारा डेटा उतना ही स्ट्रॉन्ग है। ऑपरेटिंग इनकम 7,344 मिलियन से बढ़कर 14,099 मिलियन हो गई है, मतलब के 92% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और पैट भी 90% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। इसका मतलब ये है कि क्वार्टर 3 में जो ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई है ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, बल्कि पूरे 9 महीने का ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग ही रहा है। बस ये कह लो कि क्वार्टर 3 ने उस ग्रोथ को टर्बोचार्ज कर दिया है। अब एक बार जल्दी से कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट डेट टू इक्विटी रेशियो और देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली ग्रो कर रही है और ग्रोथ के लिए डेट पर कितनी डिपेंडेंट है। तो मार्च 2025 में नेट वेब का आरओई 24% के आसपास था। सितंबर 2025 में थोड़ा डिप करके 22% आया, लेकिन दिसंबर 2025 में ये फिर से जंप करके 30.5% पर चला गया। मतलब जैसे जैसे एआई सिस्टम्स का स्केल बढ़ा, शेयर होल्डर्स के कैपिटल पर रिटर्न भी क्लियरली इंप्रूव हुआ। इसी तरह आरओसीई का ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग है। मार्च 2025 में ये 32% था, जो दिसंबर 2025 तक सीधा 41% क्रॉस कर गया। इसके बाद आता है नेट डेट टू इक्विटी रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये रेशियो बताता है कि कंपनी अपनी ग्रोथ लोन के पैसों से कर रही है या अपने पैसों से। अब कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में नॉर्मल डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं दिया, बल्कि नेट डेट टू इक्विटी रेशियो दिया है। मतलब कि कंपनी के टोटल डेट से कैश माइनस करके ये रेशियो निकाला गया है। अब जब ये रेशियो नेगेटिव होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि कंपनी के पास डेट से ज्यादा कैश है, जो कि अच्छी बात है। अब अगर हम तीनों पीरियड्स देखें तो मार्च 2025 में नेट डेट टू इक्विटी नेगेटिव था, -0.31, मतलब कंपनी के पास अच्छा कैश बफर ऑलरेडी था। सितंबर 2025 में ये और इम्प्रूव होके -0.41 हो गया और दिसंबर 2025 में रेशियो थोड़ा नॉर्मलाइज होके -0.29 पर आ गया। कुल मिलाकर अभी भी कंपनी की कैश पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो नेटवेब एआई जैसे कैपिटल हैवी बिजनेस में भी लोन के सहारे नहीं, बल्कि अपने पैसों के दम पर ग्रो कर रही है और ये चीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिव साइन होता है। तो ये तो थी नेटवेब टेक्नोलॉजीज की बात।
अब अगर आप सबको ये सारा डेटा फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक ही जगह असेंबल्ड चाहिए पीडीएफ में, तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको एवरी वीक आने वाली वीडियोस का कंप्लीट डेटा प्लस कुछ और एक्सक्लूसिव डेटा प्रोवाइड करूंगी एक पीडीएफ फाइल के थ्रू। अब चलते हैं हमारे दूसरे स्टॉक पर जिसने क्वार्टर 3 में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। इस स्टॉक का नाम है वारी रेन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसको अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो ये कंपनी सोलर पावर प्लांट लगाने का पूरा ठेका उठाती है। मतलब अगर कोई क्लाइंट वारी रेन्यूएबल के पास आकर बोलता है कि मुझे इतने मेगावाट्स का सोलर प्लांट चाहिए, तो वारी सिर्फ पैनल सप्लाई नहीं करती बल्कि पूरे प्रोजेक्ट को एंड टू एंड हैंडल करती है। प्लांट का डिजाइन बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, ग्रिड से कनेक्ट करना और उसके बाद प्लांट के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तक सब कुछ खुद मैनेज करती है। इसलिए इसको सोलर ईपीसी कंपनी भी बोला जाता है। यहाँ पर ईपीसी का मतलब है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अब प्रोडक्ट्स के एंगल से देखो तो कंपनी कोई एक चीज नहीं बनाती बल्कि कंप्लीट सोलर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, केबल्स, बीईएसएस, ये सब चीजें प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके प्लांट बनाया जाता है। और यहाँ एक बड़ा एडवांटेज ये है कि वारी रेन्यूएबल्स वारी ग्रुप का हिस्सा है, जो इंडिया का लीडिंग सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। प्लांट लगाने के बाद भी कंपनी का काम खत्म नहीं होता। वारी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज देती है, जिससे प्लांट सालों तक स्मूथली चलता रहे। इससे कंपनी को वन टाइम ईपीसी रेवेन्यू के साथ साथ रिकरिंग इनकम भी मिलती है, जो बिजनेस को स्टेबल रखती है। अब अगर कंपनी के नंबर्स देखें तो 2025 के क्वार्टर 3 में कंपनी का रेवेन्यू 360 करोड़ था, जो 2026 के क्वार्टर 3 में बढ़कर 851 करोड़ हो गया, यानी कि 136% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ये जंप इसलिए दिखता है क्योंकि इस क्वार्टर में ग्राउंड पर काम बहुत तेजी से हुआ है। बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स एक्चुअल में कंप्लीट हुए। इसके बाद अगर हम इस साल के पहले 9 मंथ्स के फिगर्स भी देखें तो टोटल रेवेन्यू इस पीरियड में 2229 करोड़ रहा, जबकि 2025 के पहले 9 महीने में ये रेवेन्यू 1121 करोड़ था। यहाँ भी करीब 99% की ग्रोथ आई है। अब इन नंबर से क्लियर हो रहा है कि कंपनी का एग्जीक्यूशन पूरे साल बढ़ता ही रहा है। ऐसा नहीं है कि बस इसी क्वार्टर में अच्छे नंबर्स आए हों। अब कंपनी इतना अच्छा ना इसलिए भी कर रही है क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, और जब ऑर्डर बुक ऑलरेडी फिल्ड हो तो रेवेन्यू नेचुरली कंपाउंड करता है, और यही चीज यहाँ भी दिख रही है। अब अगर प्रॉफिट भी देखें तो उसमें 125% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है, और 9 मंथ लेवल पर तो प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है, जहां पे 139% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अब जैसे कि नेट वेब में हमने आरओई, आरओसीई और डेट टू इक्विटी रेशियोज को देखा था, ऐसे ही इसके भी ये तीनों रेशियोज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का आरओई 65.6% है, मतलब शेयर होल्डर्स ने कंपनी में जो पैसा लगाया है उस पर कंपनी हर 100 रुपए के बदले लगभग 65 रुपए कमा रही है। अगर आप सोलर सेक्टर्स की दूसरी कंपनीज का आरओई देखोगे तो वो आपको 15 से 30% की रेंज में दिखेगा, बट वारी रेन्यूएबल्स का 65% आरओई आउटस्टैंडिंग है, बहुत जबरदस्त है। अब आते हैं आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर, जो और भी इंपॉर्टेंट रेशियो होता है स्पेशली ईपीसी जैसे बिजनेसेस में। कंपनी का आरओसीई 82.3% है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज आरओसीई अराउंड 20.4% है। मतलब कंपनी इंडस्ट्री के एवरेज से 4 गुना ज्यादा रिटर्न अपने कैपिटल पर जनरेट कर रही है। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी जो भी पैसा प्रोजेक्ट्स में लगा रही है उसे बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रही है, और एग्जीक्यूशन में कोई वेस्टेज नहीं हो रही। अब आते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो पर। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.12 है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ग्रोथ के लिए बहुत ही कम लोन ले रही है और ज्यादातर काम अपने पैसों से ही कर रही है। देखो, ईपीसी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है, और वहां पर अगर कंपनी इतने कम डेट से अपने काम को स्मूथली मैनेज कर पा रही है तो ये काबिले तारीफ है। अब अगर आप सबको ये सारा डेटा फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक ही जगह असेंबल्ड चाहिए एक पीडीएफ में, तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको एवरी वीक आने वाली वीडियोस का कंप्लीट डेटा प्लस कुछ और एक्सक्लूसिव डेटा जो वीडियो में कवर्ड नहीं होता है वो सब एक पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड करूंगी। इससे पहले वाली वीडियो जो है बेस्ट फ्लेक्सिकैप फंड फॉर 2026, उस वीडियो की पीडीएफ फाइल मैं ऑलरेडी इस मेंबरशिप में अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये थी वो 2 कंपनीज जिनकी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में बहुत अच्छी रही है। अभी आगे जैसे जैसे बाकी सब कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते जाएंगे, मैं उन सबको ट्रैक करके जिन कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी रही है उनकी वीडियोस बनाकर आप सबको अपडेट करूंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।